कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं। नौमेनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। देर की दशा में अरंडी की अधिक उपज वाली प्रजातियां एवं बुआई विधि, धान की बढ़वार को प्रभावित करने वाले विभिन्न खरपतवारों का नियंत्रण, कद्दू वर्गीय फसलों में किए जाने वाले पौध सुरक्षा उपाय पर जानकारी, अरंडी की खेती राज्य में मुख्य रूप से कानपुर के कुछ क्षेत्रों और बुंदेलखंड में भी की जाती है। और जो भी किसान इसकी बुआई करके अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं वो किस प्रकार से इसकी बुआई करें, तो इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक सस्य वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश अरोड़ा। किसान भाइयों, वर्षा की अवस्था को देखते हुए असिंचित क्षेत्रों में जहां वर्षा अब हो रही है, देरी से हो रही है, या जिन क्षेत्रों में बुआई नहीं की है, ऐसे क्षेत्रों में अरंडी की फसल एक नगदी फसल के रूप में अपनी बहुत अधिक पहचान रखती है। ये एक ऐसी फसल है जिसे हम सिंचित क्षेत्रों के साथ साथ असिंचित क्षेत्रों के अंदर भी बुआई करके अधिक मुनाफा ले सकते हैं। अरंडी की खेती वैसे तो समय पर वर्षा प्रारंभ होने की अवस्था में जुलाई के प्रथम सप्ताह में की जाती है, लेकिन जिन क्षेत्रों में अब बुआई की जानी है उन क्षेत्रों में अरंडी की कम अवधि की, अल्प अवधि की, शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त जो किस्में हैं उनका प्रयोग करके किसान भाई अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में अरंडी की बुआई अब की जानी है और ऐसे क्षेत्र जो असिंचित क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में हमें कम अवधि में पकने वाली शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुमोदित किस्मों का चयन करना अनिवार्य है। इसके लिए GSH अर्थात गुजरात अरंडी संकर किस्म 6 और गुजरात अरंडी संकर किस्म 7 का चयन करना चाहिए। ये दोनों ही किस्में लगभग 90 से 100 दिन में पककर तैयार होती हैं। इन किस्मों के अंदर सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कम पानी के अंदर अधिक उपज देने में सक्षम है, अल्प अवधि में पककर तैयार हो जाती हैं और इन दोनों ही किस्मों से हमें लगभग 20 से 25 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उपज मिलती है। इसमें 50% तक तेल की मात्रा प्राप्त होती है। तो किसान भाइयों, इन दोनों ही किस्मों का उपयोग हम शुष्क क्षेत्रों के अंदर बुआई के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, खेत को अच्छी तरह से हैरो लगाकर तैयार कर लें, तत्पश्चात पाटा लगाकर नमी का हमें संरक्षण करते हुए समतलीकरण करने के पश्चात बुआई करनी चाहिए। किसान भाइयों, पोषक तत्व प्रबंधन किसी भी फसल की अच्छी उपज लेने में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके लिए हमें जिन क्षेत्रों में अरंडी की खेती करनी है उसमें लगभग सिंचित क्षेत्रों में 40 किलो और असिंचित क्षेत्रों में 20 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग में लेना लाभदायक रहता है। इसके अलावा फास्फोरस और पोटाश के लिए हम अधिक अच्छा ये रहेगा कि हम अपनी ज़मीन का, भूमि का परीक्षण करा लें और
मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों के आधार पर फास्फोरस और पोटाश की मात्रा का निर्धारण करें। किसान भाइयों, जिन क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र हैं जहां पर पानी की उपलब्धता है, उनमें आधी नत्रजन बुआई पर अर्थात 20 किलो नत्रजन, इसके लिए लगभग 40 से 45 किलो यूरिया प्रति हेक्टेयर बुआई पर देना चाहिए। जिन क्षेत्रों में असिंचित खेती की जानी है उनमें एक ही बार अर्थात 40 से 45 किलो यूरिया बुआई के समय देना चाहिए। इसी प्रकार मृदा परीक्षण के आधार पर फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय उड़कर दी जानी चाहिए। उर्वरक का हमेशा आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये बीज से 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर पड़ना अनिवार्य है ताकि इसका पूरा उपयोग फसल कर सके अपने काल में। चूँकि अरंडी एक तिलहनी फसल है तो किसान भाइयों, इसमें सल्फर तत्व की उपयोगिता बहुत महत्व रखती है। जहाँ भी हम तेल वाली फसलों की खेती कर रहे हैं जैसे तिल, अरंडी इत्यादि में, यदि हम बुआई के समय 200 से 250 किलो जिप्सम खेत में मिला दें तो इससे फसल को आशातीत रूप में सल्फर की प्राप्ति हो जाती है जो तेल बढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होता है। जहां जिप्सम की आपूर्ति नहीं हो सके उन क्षेत्रों में 20 से 25 किलो सल्फर डस्ट यदि हम बुआई के समय खेत में मिला दें तो इससे सल्फर तत्व की उपलब्धता रहती है और बीज में तेल की मात्रा बढ़ती है। इससे हमारी उपज वृद्धि होती है, साथ ही हमारे बीज की गुणवत्ता बढ़ती है, बीज में चमक बढ़ती है और उसका बाजार मूल्य भी अधिक मिलता है। तो किसान भाइयों, पोषक तत्व प्रबंधन में नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश के साथ साथ सल्फर का उपयोग विशेष महत्व रखता है जिन क्षेत्रों में भी तिलहनी फसल की खेती की जानी है, और दोनों ही स्रोत जिप्सम या सल्फर डस्ट का प्रयोग करके इसकी आपूर्ति किसान भाई कर सकते हैं। अरंडी की खेती हेतु हमें इसको लाइनों के अंदर बुआई करना उपयुक्त रहेगा। इसके लिए 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइनों में इसकी बुआई की जानी चाहिए। ध्यान रहे कि बीज 6 सेंटीमीटर से अधिक गहरा ना पड़े, अन्यथा अंकुरण में समस्या आने की संभावना रहती है। किसान भाइयों, अरंडी की खेती हेतु उपयुक्त किस्म के बीज के 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर तक उपयुक्त है। बीज को हम उपचारित आवश्यक रूप से करें। इसके लिए थायरम नामक दवा, फफूंदीनाशी दवा, जिससे बीज पर होने वाली फफूंदी जनित रोगों से बचाव की संभावना पूरी रहेगी। इसके लिए 3 ग्राम थायरम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करने के पश्चात बुआई करना उपयुक्त रहता है। किसान भाइयों, ये एक ऐसी फसल है जो जल भराव वाले क्षेत्रों या खारे क्षेत्रों के अंदर उपयुक्त नहीं है, तो ये सुनिश्चित करें कि हमारे खेतों के अंदर ऐसी समस्या ना हो। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जल निकास की उचित व्यवस्था हो, ऐसे ही क्षेत्रों का चयन इसकी बुआई के लिए की जाना चाहिए। तो इस प्रकार किसान भाइयों, अरंडी की सफल खेती करके असिंचित क्षेत्रों तथा सिंचित क्षेत्रों दोनों में अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। खाद्यान्न फसलों में धान का एक प्रमुख स्थान है और इसकी खेती हमारे प्रदेश में किसान भाइयों बड़े पैमाने पर की जाती है। अतः हमारे जिन किसान भाइयों ने धान की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में खरपतवारों की समस्या भी है। तो धान की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से खरपतवारों से फसल को मुक्त रखा जाए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र दिलीप नगर कानपुर देहात के एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार यादव। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस समय धान लगभग 1 माह की हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो खरपतवार होते हैं उनके द्वारा हमारी फसल को 30 से 40% तक नुकसान हो जाता है। किसान भाइयों, आप देखेंगे कि धान में 2-3 तरह के खरपतवार पाए जाते हैं। नंबर 1, घास कुल में, घास कुल के जो खरपतवार होते हैं उनमें मुख्य रूप से आता है, आप मोथा देखेंगे, दूसरी आती है दूब घास है, इस तरह से अन्य घास आते हैं। इसके साथ ही साथ जो कुछ चौड़ी पत्ती वाले जिसमें लसुआ है, जिसकी वजह से हमारा उत्पादन सीधे सीधे से प्रभावित होता है। किसान भाइयों, वैसा देखा गया है कि प्रथम रूप से अगर हम रसायनों के प्रभाव से अपने फसल को बचा करके और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये अति आवश्यक है कि हम अपने खेत के खरपतवारों को मुक्त करने के लिए मानव श्रमिक का प्रयोग करें। साथ ही साथ हमारे बीच में एक बहुत ही इंप्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसको हम लोग पैडी बीडर कहते हैं, उसका भी हमारे किसान भाई अपने फसल में प्रयोग करके और खरपतवारों से उससे मुक्त रख सकते हैं। जहाँ तक किसान भाइयों, इसके लिए ऐसा होता है कि जो पैडी बीडर का प्रयोग
जब हमारे खेत में पानी भरा हो या थोड़ी सी पर्याप्त नमी हो, उसमें हमारे किसान भाई क्या करें कि जो हमारे लाइन सोइंग में जब हम रोपाई लाइन में करते हैं तो उसके लिए देखेंगे कि जो भी एक पैडी बीटर पर एक लेबर लगाया जाता है और वो आसानी से उससे चला करके पानी में खरपतवारों से अपने फसल को मुक्त कर सकता है और रसायनों के प्रकोप से भी बचा सकता है। दूसरी चीज किसान भाइयों आती है कि अगर हमारे पास मानव सेवन की समस्या आती है तो ऐसे परिवेश में हमारे पास कुछ संस्कृत रासायनिक रसायन हैं जिनका हम प्रयोग करके अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त कर सकते हैं। देखिए, जो धान की फसल है वो खरीफ ऋतु की में ज़्यादातर किसान भाई लगाते हैं। आजकल ऐसे भी रसायन आ गए हैं, पहला खेत की तैयारी के समय, फिर रोपाई या बुआई के समय, तीसरा है खड़ी फसल में प्रयोग करने वाले रसायन। उसमें पायरा जो सल्फ्यूरॉन इथाइल है उसकी 250 ग्राम मात्रा को 500 लीटर पानी में मिलाकर यदि आपकी रोपाई के 10 से 20 दिन बाद यदि इसका प्रयोग करें, इसका छिड़काव कर दें, तो जो हमारी फसल है उसमें जो घास हैं उनको हम आसानी से नियंत्रित करें। स्पेशली जो घास जैसे दिखने वाले खरपतवार हैं, सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं, जैसे सांवा है, कोंदो है, दूब है, मोथा है, इनको इस रसायन से हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। एक रसायन और है जिसका रासायनिक नाम है बिस्पायरिबैक सोडियम। ये इस 250 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में मिलाकर यदि 20 से 25 दिन और 30 दिन तक भी फसल में हम छिड़काव कर दें तो जो सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं और कुछ चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार हैं और मोथा है, इनको हम आसानी से नियंत्रित करके हमारी फसल को इनसे खरपतवारों से होने वाली जो नुकसान है उससे बचाया जा सकता है। जब भी कोई रसायन हम घास मारने का रसायन प्रयोग करें तो कुछ सावधानियां हैं वो जरूर प्रति हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए कम से कम 500-600 लीटर पानी होना ही चाहिए। इससे कम यदि हम पानी रखते हैं तो आप जो घास है वो ठीक तरीके से नहीं मरता और रसायन की मात्रा ज़्यादा होने की, कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से फसल को नुकसान होने का डर रहता है। फ्लैट फैन नोजल का प्रयोग ही हमेशा करना चाहिए और छिड़काव पानी में मिला के छिड़काव करना ही उचित रहता है। कुछ किसान भाई अपने सुविधा के लिए रेत में मिला के या यूरिया में मिला के भी प्रयोग कर देते हैं, तो वो सही विधि नहीं है। इसलिए हमेशा खरपतवारनाशी रसायन का छिड़काव भी करना चाहिए। दूसरा कि अपना जब भी कोई रसायन प्रयोग करे तो अपने शरीर की भी सुरक्षा करनी चाहिए। हवा के विपरीत दिशा में चलना चाहिए जिससे कि आपके शरीर पे ना आए। इस प्रकार किसान भाई यदि अपनी धान की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण सही समय पे कर ले और सही विधि से कर ले, जिससे कम लागत में यदि वो खरपतवारों को नियंत्रित कर ले तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है और अच्छा धान की फसल से अच्छा लाभ ले सकता है। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं यहाँ एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपके लिए, बने रहिए हमारे साथ। गेंदा की अधिक उत्पादन देने वाली किस्में व रोपण तकनीकी। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए सेंट्रल हॉल ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर।
हमारे जिन भी किसान भाइयों ने लौकी, करेली, तरोई, कुम्हड़ा इत्यादि की फसलें लगा रखी हैं, उनकी फसल में इस समय कुछ कीटों और रोगों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो कद्दू वर्गीय फसल से अच्छी उपज कैसे प्राप्त की जाए, इस समय इसमें कौन कौन से पौध सुरक्षा उपायों को अपनाया जाए, इस सभी विषय पर देखिए हमारी ये खास प्रस्तुति। इस कुल की फसलों में बहुत से कीट व रोगों का प्रकोप देखा जाता है, जिससे उत्पादन पर अत्यधिक असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं इसकी फसल सुरक्षा के अंतर्गत सर्वप्रथम लगने वाले रोगों पर। तो इसके अंतर्गत पहला रोग आता है एंथ्रेक्नोज या शामवाण। इस रोग में पत्तियों, तने तथा फल पर हल्के से धब्बे प्रकट होते हैं। बाद में ये धब्बे काले धब्बों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये धब्बे कुछ धंसे हुए या दरार युक्त हो सकते हैं। कई दाग आपस में मिलकर बड़े दाग का रूप धारण कर लेते हैं और अंत में पूरे फसल पर फैल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए फसल चक्र अपनाएं। फसल में जल निकास की उचित व्यवस्था करें, जिससे आर्द्रता न बढ़ने पाए। रोगग्रस्त फसल से बीज न लें। बीजोपचार के लिए कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित कर ही बुआई करें तथा फसल में रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब 0.25% का छिड़काव करना चाहिए। दूसरा रोग है चूड़ी फफूंदी रोग। रोगग्रस्त पौधे के तने, पत्तियां व सभी भागों पर सफेद चूर्ण दिखाई देता है। इससे पत्तियां व तना पीला पड़ जाता है तथा पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देने पर कैराथेन 0.1% या कैलेक्जिन 0.05% का 10 दिन के अंतराल पर 2 या 3 छिड़काव करना चाहिए। अगला रोग है झुलसा रोग। इसके प्रारंभ में पत्तियों पर गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं तथा धीरे धीरे यह धब्बे आकार में बढ़ते हैं और पत्तियां झुलसकर गिरने लगती हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग के लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब या जीनेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। डाउनी मिल्ड्यू या मृदु रोमिल आसिता। पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले धब्बे दिखाई देते हैं तथा नीचे की सतह पर कवक की वृद्धि दिखाई देती है। इसकी रोकथाम हेतु मैंकोजेब 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। आवश्यकता पड़ने पर छिड़काव को 15 दिन के अंतराल पर दोहरा दें। विषाणु रोग। विषाणु रोग माहू आदि रस चूसने वाले कीटों से फैलता है। रोग का प्रकोप होने पर पत्ती की लंबाई चौड़ाई कम होकर ग्रसित पौधों के फल भद्दे रंग के व बेडौल हो जाते हैं। पत्तियों की शिराओं के बीच हरा व पीला रंग देखा जाता है। रोग की आगे की अवस्था में पौधे की पत्तियां चितकबरी हो जाती हैं। इस रोग का प्रकोप हो जाने पर कोई प्रभावी नियंत्रण उपाय नहीं है, अतः रोकथाम हेतु रोगग्रस्त पौधों को निकालकर जला देना चाहिए। उच्च कोटि के रोगरोधी प्रजातियों के बीजों का ही बुआई में उपयोग करना चाहिए। फसलों पर किसी उपयुक्त कीटनाशक जैसे डाइमेथोएट 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे इसके वाहक रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण हो सके। जड़ गांठ रोग। इस रोग से 40 से 50% तक हानि होती है। रोग की भयानक अवस्था पर 70 से 80% तक नुकसान हो सकता है। पत्तियों का पीला पड़ना, पौधों की बढ़त कम होना, समय से पूर्व कम संख्या में फूल व फल लगना तथा प्रभावित पेड़ों को उखाड़ने पर अनियमित आकार की गांठें दिखाई देना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। इसकी रोकथाम हेतु गर्मियों में गहरी जुताई करें। 5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद अवश्य डालें। कार्बोफ्यूरान 3G की 25 किलोग्राम मात्रा खेत में डालकर बुआई करें। प्रभावित खेतों में 2 से 3 वर्षों तक सब्जी की फसलें न उगाएं। गेहूं, जौ, सरसों उगाकर फसल चक्र अपनाएं। किसान भाइयों, ये तो रही इन फसलों में लगने वाले रोग की बात। अब आइए जानते हैं इसमें लगने वाले प्रमुख कीटों के बारे में। तो इसका सबसे भयानक कीट है कद्दू का लाल भ्रंग कीट। यह कीट लाल रंग का होता है तथा अंकुरित एवं नई पत्तियों को खाकर छलनी कर देता है। इसके प्रकोप से कई बार पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण हेतु फसल में कार्बोरिल 5% या मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण का 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करें। इसका अगला प्रमुख कीट है फल मक्खी। पौधों की फल वाली अवस्था पर फल मक्खी का आक्रमण होता है और यह मक्खी अपने डंक के द्वारा फलों के अंदर अंडे दे देती है और अंडे से निकलने वाले मैगट फलों को अंदर ही अंदर खा के खराब कर देते हैं। बाहर से देखने पर फल बिल्कुल सूखने लगता है और फल को तोड़कर देखने पर फल पूरा अंदर से सड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके नियंत्रण हेतु प्रभावित फलों को भूमि में गहरा गाड़ कर नष्ट कर दें।
मैलाथियन 50 ईसी या डाइमेथोएट 30 ईसी का 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इसके बेहतर प्रबंधन हेतु शीरा या शक्कर के 1 लीटर घोल में मैलाथियन 50 ईसी 10 मिलीलीटर मिलाकर प्रलोभक तैयार करें और इसे प्यालों में 50 से 100 मिलीलीटर प्रति प्याले में डालकर खेत में कई स्थानों पर रखें। इससे मक्खियां इस प्रलोभक में गिरकर नष्ट हो जाती हैं और उनके नियंत्रण में सहायता मिलती है। हमारे जिन भी किसान भाइयों ने गेंदे की नर्सरी समय से डाली होगी वो अभी रोपाई योग्य तैयार होगी। तो किसान भाइयों, इस फसल से अच्छे और अधिक फूलों की प्राप्ति के लिए आप इसकी रोपाई कैसे करें, इस विषय पर अपने अनुभव बता रहे हैं एक प्रगतिशील किसान अरविंद सत्यार्थी। तो किसान भाई जब गेंदा की खेती प्रारंभ करते हैं तो उसमें जो है हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि खेत का चुनाव जो है कैसे करें। तो उस खेत का हम लोग चुनाव करते हैं जहाँ पे कि जो है जल जमाव वहाँ पे नहीं होना चाहिए और उसका जो खेत की मिट्टी जो है वह हमारा दोमट होना चाहिए। दोमट मिट्टी में हमारा जो है अच्छे ढंग से खेती हो सकता है। खेत की तैयारी के लिए जो है हम लोग जो है 2-3 बार जो है 2-3 चास उसकी जो है जुताई कर देते हैं, मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं कि उसमें जो हम लोग जैसे कि कौन सा प्रभेद लगाना है उसको लोकल जो हमारा बाज़ार है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग किस्म का चुनाव करते हैं। सामान्यतः दो तरह का जो है, एक तो अफ्रीकन जो है गेंदा है, एक फ्रेंच जो है गेंदा है। अफ्रीकन में हमारा जो है वो बड़ा उसकी पौधे जो है थोड़े बड़े होते हैं और फूल जो है बड़ा बड़ा होता है, और फ्रेंच में जो है उसकी पौधे की जो है ऊंचाई थोड़ी कम होती है लेकिन फूल बहुत ज़्यादा आते हैं और छोटे छोटे हैं। तो माला बनाने के लिए जो है इसका बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है। तो लोकल जो मार्केट है, बाज़ार है, उसके मांग के अनुरूप जो है किस्म का किसान भाई चुनाव कर सकते हैं। इसमें पूसा बसंती है, पूसा नारंगी है, ये सभी जो है प्रभेद मुख्य रूप से बिकते हैं। इसके बाद जब हम जो है खेती करने जाते हैं तो सर्वप्रथम खाद और उर्वरक की जो है बात आती है। तो 120 केजी नेत्रजन, 60 जो है पोटास और 60 जो है पोटासियम जो है NPK 120, 60 और 60 का हम लोग जो है रेशियो में देते हैं खेत में। इसमें जो है पोटास, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा जो है खेत की जुताई के पश्चात जो है हम लोग उसको जुताई के समय खेत में मिला देते हैं, और नेत्रजन की आधी मात्रा जो है वो हम लोग 30 से 40 दिन के बाद फिर जो है आधी मात्रा का जो है वो फिर 30 से 40 दिन के बाद प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर जब हम सिंचाई की बात करें तो आवश्यकता अनुसार खेत में जब हम देखते हैं कि सामान्यतः गर्मी के दिनों में जो है 7 दिन के अंतराल पे और फिर जो है ऐसे 15 दिन के अंतराल पे इसको सिंचाई हम लोग को जो है देना पड़ता है। इसका जो हम लोग किसान भाई जब लगाते हैं मेथड है कि कटिंग के माध्यम से भी जो है इसमें हम लोग लगा सकते हैं। लगाने के समय हम लोग स्पेसिंग पे ध्यान देते हैं कि जो पौधा से पौधा की दूरी है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, और यह जो सेंटीमीटर जो है रखी जाती है। और इसमें हम लोगों को जो उपज हो जाता है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगभग 80 से 100 क्विंटल जो है फूल का उत्पादन जो है पौधा से पर हेक्टेयर जो है पौधा से प्राप्त होता है। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक बहुत छोटे से कमर्शियल ब्रेक के लिए रुकेंगे। जल्द होते हैं हाजिर। दुनिया देखी है पर अपने देश की बात ही निराली है। अपनी संस्कृति, अपने लोग, अपना घर, ये सब देखकर ना जैसे सुकून सा मिल जाता है। ऐसे ही जब टीवी ऑन करते हैं तो क्या लखनऊ, क्या आगरा और क्या बनारस, यहाँ तो पूरा अपना यूपी ही आंखों के सामने होता है। तो भैया अपना अपना ही होता है। अपने प्रदेश की पूरी खबर, अपना यूपी, इस समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब आपको बताते चलते हैं। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है बदेसरा मऊ के ज्ञानेश सिंह ने। आपने टपक सिंचाई पद्धति के महत्व एवं कार्यविधि पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज के आधुनिक खेती में ड्रिप का बहुत बड़ा योगदान है। ड्रिप के द्वारा सिंचाई करने से एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा है कि आपका उसमें खरपतवार कम आता है। जो हम लोग फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करते हैं वो पूरी तरह से क्रॉप तक पहुंच जाता है, जिससे हमारे उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ हमारा मुनाफा भी बढ़ता है। जिसमें आप चाहे तो सब्जी जैसे आपका टमाटर हुआ, बैगन हुआ, शिमला मिर्च, इन सब में आप ड्रिप कर सकते हैं। हार्टिकल्चर क्रॉप में आपका अमरूद हो गया, आंवला, आम, बेल में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा सिंचाई करके हम लोग अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। ड्रिप के और फायदे हैं, जैसे एक तो हमारा लेबर कास्ट बचता है, पानी के बचत के साथ साथ हम लोग की समय की भी बचत होती है, जिसके द्वारा करने से खरपतवार आपके फील्ड में कम आएंगे और आपका मुनाफा बढ़ेगा। आपका जो ड्रिपर होता है सब्जी में वो 2 LPH का यूज़ किया जाता है और जो हमारा हार्टिकल्चर क्रॉप होता है उसमें हम 8 LPH का ड्रिपर यूज करते हैं। उसके लिए उनकी डिजाइनिंग अलग अलग होती है। सब्जी में जो लाइन से लाइन उसकी दूरी होती है वो लगभग 60 सेंटीमीटर होती है, ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 45 सेंटीमीटर होती है। वहीं हार्टिकल्चर क्रॉप जैसे अमरूद हो गया, आपका आम हो गया, उसमें हम 6 बाई 6 मीटर जो होती है लाइन से लाइन दूरी होती है और पौधे से पौधे दूरी भी 6 मीटर होती है। उसमें हम 8 LPH का जो 8 लीटर प्रति घंटा के हिसाब से ड्रिप सिंचाई की जाती है। उसके अलावा इसमें आप सघन बागवानी में जाएंगे तो उस हिसाब से उसका ड्रिपर की जो डिजाइनिंग होती है वो चेंज हो जाएगी, जिसमें 3 बाई 3, 2 बाई 2 उस हिसाब से ड्रिप का अरेंजमेंट हम करते हैं, जिससे पौधे समुचित पानी मिल सके। और ड्रिपर का एक ये है कि जो ड्रिपर हम लगाएं उसमें कम से कम 16 mm का होना चाहिए, जिससे कि पानी का जो बहाव होता है हर पौधे के पास जो मिलना चाहिए सही मात्रा में मिल सके। उससे कम रखने में एक ये नुकसान होता है कि हम पौधों को पूरी पानी नहीं मिल पाती है, जिससे कि बड़ी प्रॉब्लम आती है और हमारा कहीं ना कहीं पौधे का जो ग्रोथ होता है उसमें कमी आती है, उसके कारण उसके यील्ड में भी कमी आती है। बरसात के सीजन में जब बरसात हो तो जो ड्रिप लाइन हमारी पड़ी है उसको हमें हटाना चाहिए और एक छल्ला बना के कहीं ना कहीं एक डंडा गाड़ के उसमें हम रखें, जिससे हमारा ड्रिप पाइप का लाइफ जो बढ़ जाए। वैसे अमूमन ये 5 से 7 साल तक इसकी लाइफ होती है, तो इसके लिए हम थोड़ा से इस तरह रख रखाव करें जिससे हमारा ड्रिपर की लाइन मेंटेन रहे। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। तो किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा पता है प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस भी नोट कर लीजिए, annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय पर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे नौमिनी गोल्ड, अनोखी तकनीक है जापान की। दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार।